इज़राइल बाइबल की भूमि है। ये भविष्यवक्ताओं की भूमि है। लेकिन आपको ये समझने के लिए कोई भविष्यवक्ता होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ चीजें किस दिशा में जा रही हैं। इस हफ्ते इस क्षेत्र में हुई 2 बड़ी घटनाओं को समझना ही काफी है। हमें बस हालातों का अवलोकन करना है, इंसानी स्वभाव को समझना है, इतिहास को याद करना है और अपने दुश्मनों के इरादों को जानना है। वैसे ये इरादे तो वे खुद ही बहुत खुले तौर पर जाहिर करते हैं। और फिर बादा बिंग बादा बूम, हम यहाँ क्या होने वाला है इसका अंदाजा पुराने जमाने के भविष्यवक्ताओं जितनी ही अच्छी तरह लगा सकते हैं। हम सभी ने फॉग ऑफ वॉर यानी युद्ध का कुहासा की अवधारणा के बारे में सुना है। ये अनिश्चितता, भ्रम और भरोसेमंद जानकारी की कमी को दर्शाता है, जो आमतौर पर सैन्य अभियानों के दौरान कमांडरों और प्रतिभागियों द्वारा अनुभव की जाती है। ये उस हकीकत को दर्शाता है कि एक बार जब संघर्ष शुरू हो जाता है तो कुछ भी वास्तव में स्पष्ट नहीं रहता। सिर्फ युद्ध के मैदान पर ही नहीं, बल्कि उसके आसपास की हर चीज पर भी यही लागू होता है। इसमें मीडिया को शामिल करने से हालात और भी बदतर हो जाते हैं। हमें यह अतिरिक्त कठिनाई भी होती है कि किसी संकट या संघर्ष के दौरान जब समाचार रिपोर्टें तेज, विरोधाभासी या सनसनीखेज होती हैं, तब सच्चाई, तथ्य या भू राजनीतिक वास्तविकताओं को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। हम जानते हैं कि युद्ध कैसे शुरू होता है, लेकिन हमें कभी भी यह निश्चित रूप से नहीं पता होता कि ये कैसे खत्म होगा। इस समय ईरान के साथ बड़ा संघर्ष समाचार चक्र पर छाया हुआ है। ये एक दृश्य और मनोवैज्ञानिक स्पॉटलाइट प्रभाव पैदा करता है। सारा संचालनात्मक ध्यान, कूटनीतिक गतिविधियां और खुफिया निगरानी स्वाभाविक रूप से तात्कालिक खतरों की ओर केंद्रित हो जाती हैं। इसमें मिसाइलों के प्रक्षेप पथ, प्रॉक्सी प्रतिक्रियाएं, परमाणु सुविधाएं शामिल हो सकती हैं और तनाव बढ़ने की सीमाएं और कूटनीतिक दिखावा। युद्ध की धुंध ये तय करती है कि जब सभी लोग सीधे मुख्य संकट पर नजर गड़ाए होते हैं, तो द्वितीयक और अन्य खिलाड़ी धुएं की आड़ में अपनी स्थिति बदल लेते हैं। यही स्थिति है जिसका हम इस समय सामना कर रहे हैं। इस हफ्ते हुई घटनाओं के साथ हमें खबरें एक के बाद एक अलग अलग विषयों में मिलने की आदत है। हर एक खबर पूरी तरह से पैक की हुई, सब कुछ क्रम में, रोजाना लपेटी हुई और तुरंत उपभोग के लिए तैयार रहती है। अपनी रोज की खुराक लें और फिर आगे बढ़ जाएं। अगले दिन आप फिर से एक और दौर के लिए वापस आ जाते हैं। कभी कभी हमें आम खबरों के साथ कुछ खास रिपोर्ट मिलती है जिसमें कुछ अतिरिक्त मसाले होते हैं। वे सामान्य ढर्रे से बहुत ज्यादा नहीं हटते, चीजों को ज्यादा जटिल नहीं बनाना चाहते। मीडिया ने हमें कम ध्यान अवधि का आदी बना दिया है। वे 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के मध्य में मनोरंजन और समाचार विभाग बन गए थे और यही सब कुछ समझा देता है। जब डिज्नी ने एबीसी को खरीदा और वार्नर ब्रदर्स ने सीएनएन को अपने में मिला लिया, तो समाचार विभागों को सार्वजनिक सेवा के रूप में देखना बंद कर दिया गया और उन्हें मनोरंजन उत्पादों की तरह चलाया जाने लगा। समाचारों ने मनोरंजन वाली पटकथा, नाटकीयता, सपाट खलनायक, तेज रफ्तार और एक ही कथा रेखा पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। आज जो युद्ध की धुंध हम देखते हैं वो कोई दुर्घटना नहीं है। ये समाचार मीडिया का स्वाभाविक परिणाम है, जिसे रणनीतिक विश्लेषण के बजाय मनोरंजन रेटिंग्स के लिए बनाया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ने से ये और भी खराब हो गया है। आपको चीजों को टिकटॉक जैसी रफ्तार में समेटना पड़ता है। उन्हें उसी चीज से जुड़े रहना पड़ता है जो ट्रेंडिंग और आकर्षक हो। चीजों को इतना आसान बना दो कि वो किसी दोहराए जाने वाले मंत्र और आकर्षक नारे के बराबर हो जाएं। जटिल विषयों को सरल बना दो और असली ज्ञान और समझ की बजाय प्रदर्शन को इनाम दो। जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जब मीडिया सादगी की पुनरावृत्ति और पहले से पचाई गई चीजों को दोहराने पर ध्यान देता है, असलियत जटिल होती है और एक साथ कई दिशाओं में आकार ले रही होती है। एक चीज दूसरों को प्रभावित करती है, फिर हर एक कई अलग अलग दिशाओं में असर डालती और फैलती है। तो जब दुनिया ईरान के साथ टकराव पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, इस हफ्ते मक्का में एक ऐतिहासिक भू राजनीतिक घटना घटी। सऊदी क्राउन प्रिंस बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात की। दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली सुन्नी बहुल देशों ने आपसी रक्षा संधि को औपचारिक रूप दिया, जिसमें एक मुख्य शर्त है जो नाटो के अनुच्छेद 5 की तरह है: एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। अब मीडिया विश्लेषक आपको बताएंगे कि यहां जो हम देख रहे हैं वो ये है कि खाड़ी देश अब पश्चिमी सुरक्षा गारंटी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वे चुपचाप आत्मनिर्भर क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे तैयार कर रहे हैं। और ये पत्रकार सही हैं। वे ये भी जोड़ सकते हैं कि ये सुन्नी त्रिकोण खुद को उसके बाद के दौर के लिए तैयार कर रहा है, एक ऐसी जबरदस्त ताकत बना रहा है जो ईरानी खतरे के खत्म होने के बहुत बाद तक पूरे मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन को बदल देगी। और ये भी चीजों का एक अच्छा सारांश है। तो अगर मीडिया सही तरीके से रिपोर्टिंग और विश्लेषण कर रहा है तो मेरा मुद्दा क्या है? खैर, बहुत से लोगों ने उन अन्य घटनाओं पर कम ध्यान दिया जो आपस में जुड़ी हुई हैं।
मक्का समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही घंटों के भीतर यमन में ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों और हूती बलों ने 4 साल में पहली बार सऊदी ठिकानों पर बड़ा हमला किया और सऊदी अरब पर नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा कर दी। लाल सागर और अदन की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले तेज कर दिए और सऊदी अरब की प्रमुख ऊर्जा संरचना को धमकी दी। ऊपर से रिपोर्टों में हूती और ईरान समर्थित इराकी मिलिशियाओं के बीच बढ़ती समन्वय की ओर इशारा किया गया है। इससे वास्तव में उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से सऊदी बंदरगाहों, हवाई अड्डों और ऊर्जा केंद्रों के खिलाफ दो मोर्चों से खतरा पैदा हो गया है। और आप पूछेंगे कि जब सऊदी अरब और हूतियों के बीच ये सब हो रहा था, तब नए मक्का समझौता साझेदार तुर्की और पाकिस्तान कहां थे? तो और भला अगर यहूदियों पर नहीं तो किस पर? एर्दोगान अपनी सामान्य इजराइल विरोधी बयानबाजी जारी रखते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन अब हमारे पास पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, कवाबंगा आसिफ, जिन्होंने पहले इजराइल को एक कैंसर ग्रस्त राज्य, दुष्ट और मानवता के लिए अभिशाप कहा था, जो पूरे मुस्लिम जगत से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने अभी अभी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और वो पहले ही इजराइल की वैधता को चुनौती दे रहे हैं, उसकी राष्ट्रीय प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं, उसे एक नकली परियोजना बता रहे हैं जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद और बेल्फोर घोषणा पर निर्भर करती है। हालांकि ठीक वैसे ही जैसे फिलिस्तीनियों या जॉर्डन वासियों के मामले में हुआ, पाकिस्तान खुद भी मुख्य रूप से ब्रिटिश हस्तक्षेप के आधार पर बनाया गया था। हमें बताइए कि वे क्या चाहते हैं। वे सच में क्या चाहते हैं? वे सच में जायोनिस्टों को हराना चाहते हैं। और ऊपर से इजराइल में हमने इस हफ्ते एक अरब देश द्वारा हमें धोखा देने की कोशिश के बारे में जाना। वाह, हैरानी की बात है, हैरानी की बात है, हैरानी की बात है। एक लीक हुई खुफिया रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के एक अरब देश ने हाल ही में इलाके के एक और अरब देश को कुछ बहुत खास सलाह दी। उन्होंने उनसे कहा, आगे बढ़ो, रणनीतिक लचीलापन दिखाओ, इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करो और फिर जैसे ही तुम सैन्य रूप से तैयार हो जाओ, उस समझौते को तोड़ दो और इजराइल पर हमला कर दो। ये उस देश की ओर से है जो कथित तौर पर इजराइल के साथ शांति में है और वो दूसरे देश को सलाह दे रहा है जिसे फिलहाल इजराइल के साथ शांति समझौता करने के लिए कहा जा रहा है। आपका अंदाजा कि ये देश कौन है उतना ही अच्छा है जितना मेरा। उन्होंने कहा था कि वो एक अरब देश है, कोई मुस्लिम देश नहीं, तो हम जानते हैं कि वो फ्रांस या स्पेन नहीं है। और आयरलैंड ने हाल ही में इजराइल के प्रति कोई शांतिपूर्ण पहल नहीं की है, तो वो भी नहीं हो सकता। वैसे भी इजराइल के खिलाफ संघर्ष दो राज्य समाधान की कोशिश या फिलिस्तीनियों की स्थिति सुधारने से नहीं आता, बल्कि असल में यह सिर्फ इस वजह से है कि इजराइल का अस्तित्व है। इसके अलावा लेबनान और गाजा में शांतिपूर्ण समाधान की नौटंकी भी इसमें जुड़ जाती है और इस वक्त सारी बातें आकर इसी पर टिक जाती हैं। जो हम देख और अनुभव कर रहे हैं वो सब दिखावटी शांति है जिसे लेबनानी सरकार, हिजबुल्लाह और क्षेत्रीय शांति दलालों द्वारा रचा गया है। ठीक वैसे ही जैसे वे लोग जो फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं या फ्लोटिला के सदस्य और सोशल मीडिया से प्रेरित कार्यकर्ता समूह, वे सभी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें सच में परवाह है, जैसे वे कोई सार्थक कूटनीतिक उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जबकि असल में वे सभी बुरी ताकतों की इच्छाओं को बहानों और तर्कों के साथ पूरा कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे मांगें, शर्तें और अल्टीमेटम तय करें। वे इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं कि वे सोशल मीडिया पर कैसे दिखते हैं और वे कौन सा प्रभाव डाल सकते हैं, बजाय किसी असली उपलब्धि के। और इसमें वित्तीय पहलू भी है। ये सभी देश इस प्रदर्शन से पैसा कमाने की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोग अपने फायदे के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे से पैसा कमा रहे हैं। सिर्फ नैतिकता का दिखावा ही नहीं, बल्कि सक्रियता के बदले पैसा लेकर आर्थिक फायदा उठाना भी। जैसे फिलिस्तीनी स्लेट के लिए भुगतान करते हैं, कार्यकर्ता भी वही करते हैं, वे सोशल मीडिया स्लेट के लिए भुगतान करते हैं। और अरब सरकारें उम्मीद करती हैं कि उन्हें अमेरिकी सहायता मिलेगी। वे अरब जो खुद को फिलिस्तीनी कहते हैं, फिलिस्तीनी मुद्दे का इस्तेमाल अरबपति बनने के लिए करते हैं। कार्यकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां मिलती हैं। तो ये शांति फिलिस्तीनियों, गाजा या उन कई बहानों के बारे में नहीं है जो वे इजराइल राज्य को नष्ट करने के अपने प्रयास को सही ठहराने के लिए बनाते हैं। पिछले सप्ताहांत 1929 के हेब्रोन नरसंहार की वर्षगांठ थी। हेब्रोन हमारे पूर्वजों का शहर, अब्राहम और सारा, इसहाक और रिवका, याकूब और लिया। ये वो शहर था जहां यहूदियों की उपस्थिति की सबसे लंबी इतिहास रही है, जो 3000 साल पीछे जाती है। 1929 में कोई कब्जा नहीं था, कोई यहूदी राज्य नहीं था। उन्हें कभी किसी बहाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस अपनी हुकूमत दिखानी थी। वहां के यहूदी समुदाय को मिटा देना था और उसे मलबे में बदल देना था। और 1929 में हेब्रोन के यहूदियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। अब जब हमारे पास सुरक्षा है और अब जब उन्होंने देख लिया है कि हमसे उलझने वालों के साथ हम क्या कर सकते हैं, तो उन्हें धोखे और विश्वासघात का सहारा लेना पड़ता है।
धोखा, विश्वासघात और पहरेदारी केवल आज की समस्याएं नहीं हैं। एक बार फिर हम देख सकते हैं कि बाइबल इस बात की गवाही देती है कि इंसान कैसे व्यवहार करते हैं। कुछ भी नया नहीं है, बस किरदार बदलते हैं। जो हुआ है वही फिर होगा, जो किया गया है वही फिर किया जाएगा। इंसानी कर्म, संघर्ष, उपलब्धियां पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार दोहराई जाती हैं। हमारे पास रैखिक प्रगति के बजाय दोहराए जाने वाले चक्र हैं। जिस खुफिया जानकारी के लीक होने की मैंने अभी बात की, जिसमें सामरिक लचीलापन और हमारी सतर्कता कम करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना शामिल है, ये सब पहले भी हो चुका है। यहोशू अध्याय 9 में गिबियोनी जानते थे कि वे यहोशू के नेतृत्व वाली इजरायली सेना को हरा नहीं सकते। इजराइल की विजय से डरकर उन्होंने पुराने कपड़े पहनकर और फफूंदी लगी रोटी लेकर दूतों को भेजा ताकि यहोशू को धोखा दे सकें कि वे दूर देश से आए हैं और शांति का समझौता करना चाहते हैं। इजराइल ने बिना परमेश्वर से पूछे या उनकी मंशा की जांच किए बिना ही संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। केवल 3 दिन बाद यह पता चला कि गिबियोनी तो उनके बिल्कुल पड़ोसी थे, जिन्होंने कूटनीति को जीवित रहने और धोखे का हथियार बनाया था। फिर नहम्याह की पुस्तक में 950 साल बाद की कहानी है। जब नहम्याह यरूशलेम की सुरक्षा दीवारें बना रहे थे, तो उनके दुश्मनों ने सिर्फ हमला ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने बातचीत करने की भी कोशिश की। 5 बार उन्होंने नहम्याह को ओनो के मैदान में कूटनीतिक बातचीत के लिए बुलाया। वे ध्यान भटकाना चाहते थे, उनका फोकस हटाना चाहते थे और काम को रोकना चाहते थे। नहम्याह जानता था कि हर संवाद का निमंत्रण ईमानदार नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ शोर होता है, जिसका मकसद आपकी नजर दीवार से हटाना होता है। यह सब हमें दिखाता है कि हमें कितनी सतर्क नजर रखनी चाहिए ताकि दीवार की ओर बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी दे सकें। यहेजकेल 33 में भविष्यवक्ता दीवार पर पहरेदार की बात करता है। पहरेदार को भविष्यवक्ता होने की जरूरत नहीं है, उसे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, क्षितिज पर आती हुई तलवार को देखना चाहिए और सींग बजाना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जहां मीडिया सबको आसान कहानियों से सुला रहा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीवार पर बने रहें, धुंध के पार देखें और ये बताएं कि असली खतरा कहां इकट्ठा हो रहा है। मैं डैनियल सीमैन हूं, यरूशलेम इजराइल के जेएनएस टीवी स्टूडियो से। स्ट्रेट अप में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शब्बात शलोम, और मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा।